Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of January 2025. 9 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे एंड बहुत ही प्यारा न्यूज़पेपर आया है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने अपनी तरफ से कुछ लिया है कि आपको यार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यूपीएससी में, उस तरीके से मैंने कुछ कंसेप्ट्स बनाए हैं आज के न्यूज़पेपर के लिए। तो आई होप आपको पसंद आएगा। लाइक ज़रूर करते रहें और जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों को लाइक भी आना चाहिए और जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों के प्यार भरे कमेंट्स भी आने चाहिए। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को हम सेकंड पेज से स्टार्ट करेंगे। पहली जो न्यूज़ है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के रिगार्डिंग। बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में थोड़े से फैक्ट्स आपको बता दूं। आप सबको पता होगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक सीएपीएफ है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। सीएपीएफ जो होती है वो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। सीएपीएफ कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनमें से कौन कौन से सीएपीएफ हैं? तो कुछ सीएपीएफ जिनके नाम आप सब जानते भी होंगे। एक है सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जैसे कि जो एयरपोर्ट्स और इन सब जगह पे लगती है। देन सीआरपीएफ होती है, यानी कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है ना। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ इज देयर। देन आपका एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल होती है ना। देन आपका आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है। एंड देन आपका बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो ये 5 तो सीएपीएफ होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। एक होती है असम राइफल्स। असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री है जो कि आपका डिफेंस प्लस होम दोनों मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। असम राइफल्स किसके अंतर्गत आती है? डिफेंस प्लस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। अब बात कर लेते हैं हाँ बीएसएफ चूंकि आज आया है तो बीएसएफ के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो 1 दिसंबर 1965 वॉर के बाद बनाई गई थी जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। एंड इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सेफगार्डिंग इंडियाज बॉर्डर्स एंड प्रिवेंटिंग द ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मेनली 2 बॉर्डर्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के। मेनली 2 बॉर्डर्स आर प्रोटेक्टेड बाय दीज, लेकिन अब डिप्लॉयमेंट कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी और बॉर्डर में इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। कई बार टेम्पररी डिप्लॉयमेंट किया जाता है, लेकिन मेनली बॉर्डर्स 2 हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल। कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। दूसरी जो न्यूज़ है वो है डैम सेफ्टी एक्ट के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया यूनियन गवर्नमेंट अभी भी सोई हुई है ऑन द डैम सेफ्टी एक्ट जो कि 2021 में आ गया था, ठीक है ना। एंड दिस लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट डिजास्टर्स रिलेटेड टू डैम्स। डैम से संबंधित जो डिजास्टर्स हैं उनको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था 2021 में, डैम सेफ्टी एक्ट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और ये यूनियन गवर्नमेंट है, इट इज स्टिल asleep on that, है ना। अब एक इसमें पॉइंट जो जिस पॉइंट के रिगार्डिंग कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले वो बता दो फिर आपको एक्ट बता दूंगा मैं। सेक्शन 5 जो है 2021 के इस एक्ट का वो कहता है देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, है ना। कहा था भैया कि नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी बननी चाहिए विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट एंड द कमिटी इज टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years। हर 3 साल में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। बट नथिंग हैज बीन डन ऑन ग्राउंड। रियलिटी में कुछ भी नहीं किया गया ऐसा। तो ये एक जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया क्या व्हाट आर यू डूइंग। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द पॉइंट्स ऑफ दिस डैम सेफ्टी एक्ट। लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट कि ये लागू कहाँ होता है। पहली चीज तो ये देख लो कि ये कवर किसको करता है। तो द बिल कवर्स डैम्स विच आर अबव 15 meters in height or between 10 meters and 50 meters in height and satisfy at least one of the specified conditions। मतलब कि या तो 15 मीटर से ज़्यादा हो या 10 से 15 मीटर के बीच में हो डैम्स जिनकी हाइट, उनके ऊपर ये लागू होता है। और इसको अगर मतलब इस बिल में पेनल्टीज भी लगाई गई हैं और 2 साल की जेल टर्म भी है अगर आपने वायोलेशन किया तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर कवर्ड अंडर दिस। अब मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर आपको बता दूं तो डैम सेफ्टी के लिए 4 लेयर्स बनाई गई हैं मॉनिटरिंग की, 2 सेंट्रल लेवल पे और 2 स्टेट लेवल पे है। तो सेंट्रल लेवल पे जो है वो है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जिसकी हमने बात की 60 दिन में सेटअप की जाएगी सेंट्रल लेवल में। एंड इट विल बी हेडेड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन चेयरमैन। सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन इसको हेड करेंगे एंड 10 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनेगी जो कि इंप्लीमेंट करेगी पॉलिसी गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स को जो कि नेशनल कमेटी के द्वारा बनाए गए होंगे, उनको लागू करने के लिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी। स्टेट लेवल पे एक डैम सेफ्टी
ऑर्गेनाइजेशन होगा SDSO होगा, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सर्विलेंस रखेगा ऑन ऑल द ऑपरेशंस एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक स्टेट कमेटी भी होगी डैम सेफ्टी पे। तो कमेटी और अथॉरिटी दोनों स्टेट और नेशनल लेवल पे। तो 4 टियर का इसका मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर हो गया। 60 दिन में कॉन्स्टिट्यूट करना था नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी विद इन 60 डेज, एंड हर 3 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। बाकी आपको मेंबरशिप भी बता दी, बाकी आपको बता दिया 10 से 15 मीटर या 15 मीटर से ज़्यादा की हाइट, कोई भी कंडीशन जो फुलफिल कर रहे हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021 और क्या इशू चल रहा है वो भी बता दिया। आंध्र प्रदेश सेट टू होल्ड 3 डे फ्लेमिंगो फेस्टिवल। तो ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 जो है कहाँ पे हो रहा है? इट इज़ कंडक्टेड एट सुल्लूरपेटा, जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में आता है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ हो रहा है। अब देखो यूपीएससी एनिमल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स इसी में होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको फ्लेमिंगोज के बारे में बता दूं, उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं। देखो इसमें फ्लेमिंगोज जो होते हैं दे आर नेचुरली बॉर्न विद ग्रे फेदर्स, बट उनको एक डिस्टिंक्टिव पिंक कलर मिल जाता है बाद में बिकॉज ऑफ देयर डाइट। उनके डाइट के कारण उनको पिंक कलर मिलता है। और इनकी डाइट प्राइमरली जो एल्गी और क्रस्टेशियंस होते हैं ना, उसमें कैरोटेनॉइड होता है, कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है, जिस कारण से उनको बीटा कैरोटीन मिलता है और फिर उनका कलर जो होता है हल्के पिंकिश कलर आ जाता है। उनका फीडिंग बिहेवियर थोड़ा अनयूजुअल होता है। दे फीड बाय फिल्टरिंग वाटर थ्रू देयर बीक्स, वो वाटर को फिल्टर करते हैं। एंड उनकी बीक्स स्पेशली इसी पर्पस के लिए होती है। यूनिक कर्व्ड बिल होता है एंड दैट इज द थिंग। इसके अलावा सोशल बर्ड्स होती हैं, दे आर हाईली सोशल एनिमल्स ऑफन फाउंड इन लार्ज फ्लॉक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स। एंड इनका एक 1 लेग्ड स्टैंस होता है, एक पैर पे खड़े रहते हैं। और ये क्यों खड़े रहते हैं? दैट इज वन थिंग टू कंजर्व बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए। कई लोग इसको ये भी कहते हैं कि फॉर मेंटेनिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग मसल फटीग, लेकिन बॉडी हीट को बैलेंस करते हैं, बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा फ्लेमिंगोज दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स, दे कैन माइग्रेट ओवर लार्ज डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, 30 साल तक जा सकता है। फ्लेमिंगोज बिल्ड देयर नेस्ट्स आउट ऑफ मड क्रिएटिंग कोन शेप्ड माउंट्स। एक कोन शेप्ड माउंट बनाते हैं, मड में बनाते हैं, है ना। सिंगल एग ले करते हैं एंड उसको फिर इंक्यूबेट करते हैं बाय बोथ द पेरेंट्स, एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको फ्लेमिंगोज के बारे में बताए, कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ आपको मज़ा आया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और वी नारायणन हमारे नए इसरो चीफ होने वाले हैं 14 जनवरी से, तो ये भी आपको चीज़ पता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे ICMR गेट्स लो कॉस्ट टेक टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी। अब ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बनाई है टू डिटेक्ट द आयरन डिफिशियंसी को पता करने के लिए। इसका नाम है अनीमिया फोन, याद रखिएगा, अनीमिया फोन। इट्स अ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स टू एक्यूरेटली, क्विकली एंड चीपली असेस आयरन डिफिशियंसी, एंड नाउ इट हैज़ बीन ट्रांसफर टू द ICMR, ठीक है ना। और ICMR अनीमिया फोन को मतलब वही करेगा अपने साथ। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें एक आप जैसे आप डायबिटीज़ चेक करने के लिए होता है ना, स्ट्रिप होती है, उसमें स्ट्रिप में आप थोड़ा ब्लड डालते हैं, तो सेम इस टेक्नोलॉजी में भी स्मॉल फिंगर स्टिक रहेगी, उसमें आप ब्लड की ड्रॉप डालेंगे और टेस्ट करके वो आपको एसेस करके आपके फ़ोन में अपलोड कर देगा पूरी जानकारी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। फीमेल बर्ड्स कांट रिप्रोड्यूस विदाउट मेल सेक्स हार्मोन्स। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर लिखा गया है कि उनका जो बर्ड्स होते हैं यानी कि एवियन स्पीशीज होती है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स का। तो सबसे पहले एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते क्या है वो बता दूं। एंड्रोजन रिसेप्टर्स आपके प्रोटीन्स होते हैं विच इज फाउंड इन द सेल्स। प्रोटीन होती है जो कि फाउंड होती है कहाँ मिलती है, सेल्स में मिलती है। और ये एंड्रोजन मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, जो मेल सेक्स हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है ना। and it allows these hormones to influence gene expression and regulate various biological functions, ठीक है। तो ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स वो प्रोटीन होते हैं जो कि बाइंड करते हैं एंड्रोजन के साथ। एंड्रोजन मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। अब AR बहुत क्रिटिकल है, अगर AR नहीं है तो क्या दिक्कत होती है वो बता दूं। AR एसेंशियल है फॉर द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी इन बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब ये जो एंड्रोजन रिसेप्टर है इट इज़ एसेंशियल फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी इन बोथ द मेल एंड फीमेल चिकन्स। यहाँ पे चिकन की बात चल रही थी एंड ऐसे चिकन्स जिनमें एंड्रोजन रिसेप्टर नहीं थे दे वर इनफर्टाइल बट स्टिल डेवलप्ड स्मॉलर लेस फंक्शनल गोनेट्स, यानी कि उनके अंदर टेस्टिकल्स और ओवरीज तो थे बट दे वर स्टिल अंडर डेवलप्ड लेस फंक्शनल
एंड दे वर इनफर्टाइल। फीमेल्स, ऐसी फीमेल मतलब जिनके अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर नहीं थे, दे फेल टू डेवलप और ले एग्स, वो उनके ना वो एग डेवलप कर पाए ना ले कर पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड सेक्सुअल बिहेवियर्स जैसे कि क्रोइंग इन मेल्स डिड नॉट डेवलप इन एंड्रोजन रिसेप्टर डेफिशिएंट चिकन। ऐसे चिकन जिनमें एंड्रोजन रिसेप्टर नहीं थे, दे वर नॉट हैविंग द सेक्सुअल बिहेवियर्स। एंड फीमेल चिकन्स लैक्ड एग प्रोडक्शन एंड हेड ऑर्नामेंट्स वाइल मेल्स डिडंट डेवलप कॉम्स और क्रोइंग बिहेवियर। तो मैंने आपको बता दिया। तो एआर क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये मैंने आपको बता दिया। ये न्यूज़ में इतना ही जानना जरूरी था, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे एडिटोरियल, रिवर इंटरलिंकिंग द फाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर, है ना। तो अब ये जो है ये लिखा गया है रिवर इंटरलिंकिंग के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सबसे पहले समरी यहाँ पे केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की लिखी गई ऑथर द्वारा कि फाउंडेशन स्टोन्स का 25 दिसंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर द्वारा रखा गया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इट इज़ एम्ड एट एड्रेसिंग वाटर स्कैर्सिटी इन बुंदेलखंड, पार्ट ऑफ यूपी एंड एमपी। मतलब बुंदेलखंड का जो रीजन है यूपी एमपी में, वहाँ पे पानी की कमी को पूरा करने के लिए। की फीचर इसमें यही कि इट लिंक्स द केन, जो कि वाटर सरप्लस रिवर है, तो उसको बेतवा से, यानी कि जो ड्रॉट स्ट्रिकन रिवर है बेतवा, केन का पानी बेतवा में जाएगा, ठीक है ना। 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें एक डैम बनाया गया पन्ना टाइगर रिजर्व में, और काफ़ी इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी रेज हुए हालांकि, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया सबमर्ज हो गया था इसके अंदर, ठीक है। पहले अब ऑथर ने हिस्टोरिकल आइडिया दिया है। तो पहली बार 130 ईयर्स एगो सर आर्थर कॉटन ने इसको आइडिया दिया था रिवर इंटरलिंकिंग का, जिसको बाद में एम विश्वेश्वरैया ने काफ़ी रिफाइन किया, और इसको रिवाइव किया गया है एज रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज 1980s में। इसको मैनेज करता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, और इसने लगभग 30 पोटेंशियल लिंक्स की बताए हैं, जिसमें 14 हिमालयन रिवर्स की हैं और 16 पेनिनसुलर रिवर्स की हैं, ठीक है ना। एंड दे आर एम्ड टू एड्रेस फ्लड, ड्रॉट, रूरल इनकम एंड एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस। कुछ क्रिटिसिज्म जो ऑथर ने किए हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। ऑथर ने कहा है कि देयर इज अ ह्यूज इकोलॉजिकल कॉस्ट। इकोलॉजिकल कॉस्ट मतलब कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, लॉस ऑफ डेल्टाइक इकोसिस्टम हो गया, disruption of natural hydrographic system causing long term environmental damage। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज कर सकता है। फिर इसके अलावा ऑथर ने कहा इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट भी है, जैसे कि इट कैन लगभग टोटल कॉस्ट है 5.5 लाख करोड़ की, एंड इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जोड़े भी नहीं गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा इकोनॉमिक कॉस्ट लग रहा है ना। एंड अल्टीमेटली जो बर्डन है वो किसके ऊपर आ रहा है, टैक्स पेयर्स के ऊपर आ रहा है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि ग्लोबल एंड डोमेस्टिक लेसन्स भी। तो ऑथर ने कहा कि जैसे किसिमी रिवर थी यूएसए में, है ना, वहाँ पे इसके इंटरलिंकिंग के बाद वेटलैंड लॉस हुआ ड्यू टू चैनलाइजेशन। अरल सी, सोवियत यूनियन, इट ड्राइड अप ड्यू टू इरिगेशन डाइवर्जेंस, है ना। इंडस डेल्टा एंड नर्मदा डाउनस्ट्रीम रीजन, यहाँ पे इकोसिस्टम इम्पॉवरिशमेंट हुआ। तो आप एग्जाम्पल, सोशल एग्जाम्पल, ग्लोबल एग्जाम्पल से भी नहीं सीखे, किसिमी रिवर से, अरल सी से नहीं सीखे, है ना। ऑथर ने ये भी कहा कि भैया एक तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सरप्लस वाटर। तो ऑथर ने कहा कि भैया देयर इज नो फ्री सरप्लस वाटर। आप किसी रिवर को ये कैसे बोल सकते हो कि इसमें सरप्लस वाटर है ना। तो उसकी यूटिलिटी है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। किसी भी रिवर में सरप्लस वाटर नहीं होता है। एंड डेल्टाइक रीजन्स दे डिपेंड ऑन द फ्रेश वाटर टू प्रिवेंट द सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। कोई भी डेल्टाइक रीजन जो होता है वो फ्रेश वाटर पे डिपेंड करता है टू प्रिवेंट द सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। तो आप अब उस रिवर का अगर फ्रेश वाटर डाइवर्ट कर दोगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि रिवर्स दे प्ले एसेंशियल रोल्स इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटीज, है ना, विच इज इग्नोर्ड बाय द पॉलिसी मेकर। तो ऑथर ने वही कहा कि ऑथर ने ये भी कहा कि जो इंडिया की वाटर क्राइसिस है वो इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट के कारण है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस पुअर हैं, वेस्ट वाटर का रीयूज़ नहीं करते, अनरेगुलेटेड वाटर यूसेज है हमारा, है ना। हमको ज़रूरत है एक होलिस्टिक पॉलिसी की जो कि वाटर शेड मैनेजमेंट, एक्वीफर रेगुलेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन, इन सब चीज़ों को टारगेट करें, है ना। और इसराइल से सीखने की बात ऑथर ने की है कि भाई ड्रिप इरीगेशन का यूज़ करो, पानी बचाओ, ऐसे मेथड्स का यूज़ करो। आप इकोलॉजी के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, बोल रहे हो इसमें ज़्यादा पानी है, इस नदी में, इस नदी में कम पानी है तो इस नदी का पानी इसमें डाल दो। तो उससे आप एक तरीके से यू आर प्लेइंग और यू आर टॉइंग विद द नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ऑल, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
इसलिए इसके अलावा ऑथर ने भी कहा है कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के भी अगेंस्ट है, क्योंकि यह हिंदुइज्म के बिलीफ में रिवर्स बहुत ज़्यादा मतलब पूजी जाती हैं, और आप इंटरलिंकिंग अगर कर रहे हो तो उनके सर्वाइवल के ऊपर थ्रेट डाल रहे हो, है ना। तो ऑथर ने ये भी कहा। और दूसरा ऑथर ने कहा कि बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो पॉल्यूटेड हैं, ओवर डैम्ड हैं, कमोडिफाइड हैं। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के ऊपर भी आप क्वेश्चन उठा रहे हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेंशन की गई थी। द राइट टू फूड एंड द स्ट्रगल विद द पीडीएस। अब ये जो बात चल रही है, ये बात चल रही है कि पीडीएस यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम स्पेशली 2 स्टेट्स की ऑथर ने यहाँ मेंशन की, 3 स्टेट्स की मेंशन की है, झारखंड, उड़ीसा और बिहार की मेंशन की है। ऑथर ने कहा कि बहुत सारी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑथर ने दिया है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ बिहार, जैसे कि मुसहर कम्युनिटी है। मुसहर कम्युनिटी वो जो जो चूहे खाती हैं वहाँ पे, है ना। मुसहर कम्युनिटी का है कि वहाँ पे एक्टिव राशन कार्ड्स नहीं बन रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के नाम नहीं है राशन कार्ड पे, एक्सेस ड्यू टू मैंडेटरी, एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ऑथर ने कहा कि बहुत सारे और चैलेंजेस है पीडीएस सप्लाई में, जैसे कि करप्शन, जैसे कि फेयर प्राइस शॉप्स जिनको 5 किलो पर पर्सन देना था वो केवल 4 kg पर पर्सन देते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड राइस जो होता है वो लोएस्ट क्वालिटी का होता है, कई बार वीट नहीं प्रोवाइड किया जाता, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने डॉक्यूमेंटेशन इशू भी बताया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि आधार कार्ड तो लिया ही लिया, साथ ही साथ उन्होंने एक कास्ट, इनकम या रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं कि इनमें से भी आपको कुछ देना पड़ेगा। अब अगर रिक्वायरमेंट्स ये जो मांग रहे हैं ये कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में मेंशन्ड है, ना पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 में मेंशन्ड है कि अलग से आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या अलग से आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की, या अलग से कोई रेसिडेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, बट ये भी मांगा जा रहा है। तब आप देखो कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट अगर मांगेंगे तो ऑब्वियसली बात है लोग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। जब नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो एक्सक्लूजन एरर्स आएंगी और फिर उनका नाम हट जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ईपीडीएस पोर्टल जो बनाया गया है वहाँ पे भी एरर है, बहुत सारा डेटा भी कंप्लीट नहीं है ना। और इस कारण से बहुत सारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीडीएस सिस्टम एंड ऑल, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशली जैसे मुसहर कम्युनिटी का बात किया, तो वहाँ पे मिडिल मैन उनसे पैसा भी लेते हैं फॉर राशन कार्ड एप्लीकेशन, 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं फॉर राशन कार्ड प्रिपरेशन। और कई बार देखा गया है कि ना तो राशन कार्ड इशू किया, ना तो मनी रिफंड की, और फ्रॉड भी कर दिया गया लोगों के साथ, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि एप्लीकेशंस जो थी राशन कार्ड के लिए दे आर टू बी प्रोसेस्ड विद इन 30 days अंडर द 2015 पीडीएस ऑर्डर, है ना। लेकिन अभी अगर आप देखें तो 4 से 18 महीने तक का टाइम भी लग जाता है कई बार, है ना। एंड इस कारण से जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर बीइंग हैम्पर्ड ऑफ द पीपल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। पीडीएस के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको बता दी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा इस आर्टिकल में, समझ में आ गया होगा। अगला है वाई इज डेसिफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी आपको पता है कि जो हमारे तमिलनाडु के सीएम हैं स्टैलिन जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि देयर विल बी आई थिंक एन अवार्ड ऑफ $1 million फॉर दोज हु आर गोइंग टू डेसिफर द स्क्रिप्ट, है ना। $1 million दिए जाएंगे फॉर डेसिफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट, है ना। इंडस स्क्रिप्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बूस्ट्रोफेदॉन में है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ऐसा। और ये याद रखिएगा पहली बार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी वो जॉन मार्शल 1924, इनका नाम याद रखिएगा, जॉन मार्शल। इसके अलावा रखेल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी जो है उनका नाम भी याद रखेगा। एंड काफ़ी पोटेंशियल है द्रविडियन कनेक्शन का टू द आईवीसी, इसी कारण से ये अनाउंसमेंट किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, लगभग 2000 साइट्स हैं। एंड इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो मॉडर्न डे है वहाँ पे ये फैला हुआ था। एंड इट वॉज मोर एक्सटेंसिव दैन इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्या इंपॉर्टेंस है इसको डिसिफर करने का, तो आईवीसी इज़ अ वेरी मिस्ट्री स्क्रिप्ट क्योंकि अनडिसाइफर्ड है अभी तक, एंड इट इज़ एसेंशियल टू डिसाइफर इट टू प्रोवाइड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर। इसके अलावा स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट जो है इट कंटेन्स प्रोटो ड्रविडियन रेफरेंसेस, है ना। प्रोटो ड्रविडियन रेफरेंसेस भी हैं, ड्रविडियन कनेक्शंस की बात भी की जा रही है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये नहीं था, आपको बता दूं, बस आपको जो पता होना चाहिए वो वाली बात आपको बता दी मैंने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हाउ इज यूएपीए ड्रकोनियन लॉ इज रैकिंग लाइफ्स। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये यूएपी यानी कि अनलॉफुल जो आपका अनलॉफुल
लॉ है। इट्स नॉट अ अनलॉफुल लॉ, इसका फुल फॉर्म यूएपीए का देख लेना एक बार। तो ये आर्टिकल लिखा गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यूएपीए के अंतर्गत, और उन कारणों से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान भी हो रहे हैं। एंड इसमें ऑथर ने सबसे पहले जो नाम दिया है वो उमर खालिद का, शर्जील ईमान का नाम दिया है, इमाम का नाम दिया है, कि जिनको लगभग 500 दिनों से ज़्यादा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, हाँ मैं दिमाग से स्लिप हो गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं यूएपीए को। और यहाँ पे बहुत सारे लोग का ट्रायल बचा हुआ है। 500 दिन से ज़्यादा हो गए उमर खालिद को, लेकिन अभी तक ट्रायल नहीं हुआ है। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूएपीए के अंतर्गत है वो ये है कि इसमें बेल मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि प्राइमा फेसी जो इसमें होता है प्रोविजन वो ये होता है कि इसमें कोर्ट जो है वो केवल पुलिस को सही मानती है, और ये प्रूव करना पड़ता है सामने वाले व्यक्ति को कि वो गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है ना। तो नॉर्मली जो फंक्शनिंग होती है वो है इनोसेंट प्रूवन अनटिल गिल्टी, मतलब कि जब तक गिल्टी ना हो तब तक इनोसेंट है। लेकिन यूएपीए के अंतर्गत अलग दूसरी चीज़ चलती है, और गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट चलता है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को अंडरमाइन करता है, फेयर लॉ को, फेयर जस्टिस को अंडरमाइन करता है। और इसमें प्रिजम्पशंस होते हैं। प्रिजम्पशन मतलब कि बेल हियरिंग जो स्टार्ट होती है उसमें एक प्रिजम्पशन ये माना जाता है कि पुलिस का वर्जन सही है। इसी कारण से जो डिफेंस की एबिलिटी होती है सामने वाले व्यक्ति की वो बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है ना। एंड बेल हियरिंग्स बिकम डिफैक्टो ट्रायल्स विदाउट अलाउइंग क्रॉस एग्जामिनेशन और अ कंप्लीट डिफेंस। तो बेल हियरिंग जो होती है वो ट्रायल के जैसा बिकम्स डिफैक्टो ट्रायल, और यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होता प्रॉपर, है ना। एंड यूएपीए में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, सिस्टेमिक इशू है, ट्रायल्स बहुत लेंदी है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है ना। यूएपीए में ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन कन्विक्शंस बहुत कम होते हैं, तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं गलत भी काफ़ी केसेस हैं। एंड इसके अलावा 2019 में एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली के केस में इट रूलिंग रिस्ट्रिक्ट्स द लोअर कोर्ट्स फ्रॉम डीपली स्क्रूटनाइजिंग पुलिस केसेस। तो इस केस में उन्होंने जो लोअर कोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया कि आप डीपली स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे ऐसे पुलिस केसेस को, तो उससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब भी हो रही है, क्योंकि उससे टाइम पीरियड फिर और ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना। तो ऑथर ने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप या तो यूएपीए में अमेंडमेंट लाओ, और इसके जो स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजन है उनको अमेंड करके करो, है ना। एंड इसके अलावा जो ट्रायल है, लॉन्ग टर्म ट्रायल है, उनको थोड़ा कम करने के, टाइमली जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करो। और जो इसमें एक प्रिजम्पशन माना जाता है कि यू आर गिल्टी प्रूवन अनटिल इनोसेंट, तो वो भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। फार्म वर्कर्स ड्राइवर्स टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट एक्चुअली इस बार उसके बारे में आया है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, याद रखिएगा, लिख लो आप लोग, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। ये कौन निकाला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाला है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। दैट इज इट आई थिंक। मार्केट, ये डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी से मार्केट परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो 10% का टैरिफ इंट्रोड्यूस करने वाला है, और चाइना के केस में तो 40, 50, 60% का टैरिफ इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी इकोनॉमिक्स थोड़ा डरी हुई है। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।